ये नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये भी तक्षशिला, जैसे उस समय शिक्षण का जो केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसी तरीके से ये भी तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां पे तक्षशिला में फेमस है ये। इसने ही क्या किया था? बौद्ध धर्म को बहुत क्षति पहुंचाया हुआ था। बौद्ध धर्म को क्षति पहुंचाने में शशांक का बहुत बड़ा रोल था। तो शशांक ने क्या किया हुआ था? इसके बहन को कैप्चर कर लिया था और इसके बहनोई, इनके बहनोई को कौन, हर्षवर्धन के जो बहनोई थे उसको मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए इसने क्या किया? हर्षवर्धन ने आगे अपना क्या किया? क्षेत्र विस्तार किया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेंटरशिप फॉर्म में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छा तरीके से चल रहा है। एग्जाम का फॉर्म भी फिल हो रहा है और एग्जाम का बीपीएससी का आपका डेट भी पहले से निर्धारित है। तो आपकी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए हम आपके साथ लेकर आए हैं पीवाईक्यू सीरीज। हिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज है। इसमें हम, आप तो जनरली क्या है कि बीपीएससी का जो पीवाईक्यू हो वो रेगुलर देखते ही देखते हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि जो अदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो हम आपके साथ क्या करेंगे? लेकर आएंगे, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी जानकारियां होगी या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिससे क्या होगा कि एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो कैसा है, या फिर किस टॉपिक में कितना अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू जब देखेंगे तो आपको क्लियर चल जाएगा। बीपीएससी का तो पीवाईक्यू आप लोग रेगुलर देख ही रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम और ऐड कर दे रहे हैं उसमें क्या है कि अदर स्टेट पीसीएस लाइक हरियाणा पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, महाराष्ट्र पीसीएस हो गया, तो यूके पीसीएस हो गया। तो इन जो अलग अलग पीसीएस का जो एग्जाम होता है तो वहां पे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि जनरली उससे रिलेटेड ही क्या हो जाता है, उसके इर्द गिर्द ही, या फिर आपका टॉपिक क्लियर हो गया तो आप वहां से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कारण है कि हम एक पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं और ये रेगुलर बेसिस पे चलेगा। और हर डे में हम क्या करेंगे? एक या दो टॉपिक है उसको क्या करेंगे कि हम एक दिन में कवर करेंगे, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और डे बाय डे क्या करेंगे? इसी तरीके वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत कम समय में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना समय का क्या कर सकते हैं, वक्त को जाया किए हुए आगे अपना जो है सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और इसी तरीके से हम और आपको क्या करेंगे? ज्यादा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जिसको हम, जो चैप्टर है जिसको हम लाए हैं वो है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, फिर मेडाइवल में जाएंगे और फिर क्या होंगे? मॉडर्न में जाएंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है उसके बारे में, उससे रिलेटेड कैसे कैसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं अलग अलग आयोगों के द्वारा, तो उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हम आज सोल्व करेंगे। यूपीएससी का भी उसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है ये एमपीपीसीएस 2022 में जो एमपीपीसीएस हुआ था उसका ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन माना जाता है? विश्व का फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको जानते ही हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है तो एडवर्टाइज किया जाता है, ताकि उसकी जो क्वालिटी है उसको लोगों के बारे में बताया जाता है और ये चीजें क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच जाती है। और जब प्रोडक्ट जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचता है तो उसके क्या हो जाता है? सेलिंग भी होने लगता है। तो उसी तरीके से जो एंशिएंट हिस्ट्री में एक अभिलेख है उसमें उसको क्या बोला जाता है कि प्रथम विज्ञापन माना जाता है। प्रथम विज्ञापन क्यों बोला जाता है? तो इसमें रेशम की साड़ी के बारे में इस जो अभिलेख है उसमें जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से यह माना जाता है कि यह विश्व का प्रथम क्या है? प्रथम अभिलेख है जहां पे विज्ञापन का जिक्र किया गया हुआ है। और देखते हैं, ये है दासपुर इंस्क्रिप्शन। ये दासपुर इंस्क्रिप्शन, दासपुर अभिलेख है। ये कहां पे है? ये है आपका मंदसौर मध्य प्रदेश में। मंदसौर मध्य प्रदेश में ये है दासपुर इंस्क्रिप्शन, जिसमें जिसको ये माना जाता है कि ये विश्व का पहला विज्ञापन माना जाता है। किसको? दासपुर इंस्क्रिप्शन को। और ये है मंदसौर में। ठीक, अब दूसरा एक नेक्स्ट है, इसमें जो ऑप्शन वाला है बी है, कौन सा? सोहेगौड़ा इंस्क्रिप्शन। तो सोहेगौड़ा इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है।
कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और इस अभिलेख में अनाज के भंडारण का जिक्र किया गया है। अनाज के भंडारण के बारे में जिक्र किया गया है। आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि जो सोहेगौड़ा अभिलेख है उसमें किस चीज का उल्लेख किया गया हुआ है, तो उसमें अनाज के भंडारण के बारे में बताया गया हुआ है। किस चीज के बारे में? अनाज के भंडारण के। और ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। और ये दासपुर इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में। उसी तरीके से है, एक है सूपिया इंस्क्रिप्शन, ठीक। और जो एक और इंपॉर्टेंट है, ये है कौन सा? ईरान इंस्क्रिप्शन। कौन सा है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, इसमें भानुगुप्ता, भानुगुप्त से संबंधित है ये। इस अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख पाया गया है। तो आपसे पूछ देगा कि कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, तो वो है एरन अभिलेख है, जिसमें क्या है? सती प्रथा का साक्ष्य। आपको सती प्रथा पता ही है। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी महिला का जो पति है उनका डेथ हो जाता था, तो उनके जलते चीता पे क्या होता था कि उनके पत्नी को रख दिया जाता था, तो वो सती प्रथा का है। तो सती प्रथा, अगर आप देखेंगे इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन उसके आगे चलकर क्या कह सकते हैं, गुप्ता जो पीरियड आया हुआ था, गुप्ता पीरियड में वहां पे सती प्रथा का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक। और सबसे पहले जो सती प्रथा है, सती प्रथा को खत्म किसने किया था? सती प्रथा के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा किए हुए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1828 के आसपास में, ठीक। इसमें इनकी जो भाभी थी, इनके जो भैया थे, कौन सा? जगमोहन राय। जगमोहन राय ये राजा राम मोहन राय के भाई थे। इन्हीं का देहांत हो गया था। तो देहांत हो गया था, तो इनके भाभी को सती के लिए लाया जा रहा था। तो इससे ये काफी नाराज हो गए थे, काफी विचलित हो गए हुए थे। और इन्होंने प्रण किया हुआ था कि हमें ये जो समाज में जो कुरीति है, कौन? सती प्रथा, तो उसको हमको क्या करना है? खत्म करना है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाया। और उसी का परिणाम हुआ कि विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया हुआ था। तो ये देख लीजिए, एरन अभिलेख में क्या है? आपका सती प्रथा का जिक्र किया गया है, जो भानुगुप्त से संबंधित है। तो आप ये समझ गए कि दासपुर अभिलेख ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है, जिसको विश्व का प्रथम विज्ञापन माना जाता है। सोहेगौड़ा अभिलेख ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। जो क्या है? इसमें अनाज के भंडारण के। और एरन अभिलेख जो एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इसमें सती प्रथा का जिक्र किया गया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका क्या होगा? इसमें कंप्लीट होगा। जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियां थी वो हम आपको साझा कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर वाज हेलिडोरियस बेसनगर इंस्क्रिप्शन। जो बेसनगर अभिलेख है हेलिडोरियस का, वो कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? वो थे तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला से संबंधित थे वो, ठीक। अब थोड़ा सा आपको तक्षशिला के बारे में बता देते हैं। ये वर्तमान में पंजाब प्रांत, जो कहां पे? पाकिस्तान, पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान में है कौन सा? तक्षशिला। ये नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये भी तक्षशिला, जैसे उस समय शिक्षण का जो केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसी तरीके से ये भी तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां पे तक्षशिला में फेमस है ये कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला इसी के लिए फेमस है, विश्वविद्यालय के लिए। यहाँ इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, आचार्य कौन थे? कौटिल्य। आचार्य थे कौटिल्य। कौटिल्य, जिसको और भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये
तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक, यहीं पे ये आचार्य किए थे। और इससे संबंधित, तक्षशिला से संबंधित कुछ पर्सनालिटी है, जैसे जीवक। जीवक जीवक भी इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। तक्षशिला विद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दिया जाता था तक्षशिला में। तो तक्षशिला के बारे में जान गए। तक्षशिला किसके लिए फेमस है? तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए फेमस है। वहां पे प्राचीन काल में एक प्रमुख क्या था? विश्वविद्यालय था। इसी विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? कौटिल्य थे, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, और उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित ये क्या कह सकते हैं, शिक्षा का केंद्र था। अब थोड़ा सा दोस्तों, अब हम आप देख लेते हैं, यहाँ पे कौटिल्य का जिक्र हुआ है, तो थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में बात कर लेते हैं। कौटिल्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने मौर्य वंश के स्थापना में सहयोग किया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, इसको पराजित करके क्या किया हुआ था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। और मौर्य वंश की स्थापना करने में सबसे ज्यादा कोई रोल प्ले किए हुए थे, तो वो कौन था? ये कौन? कौटिल्य, जिसको चाणक्य जानते हैं। और इनका एक, कौटिल्य का एक फेमस बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है, ठीक। इस अर्थशास्त्र में ये नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थ से रिलेटेड नहीं है। इसमें सैन्य प्रशासन वगैरह के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया है, राजनीति के बारे में बताया गया है। राजनीतिक उस समय जो कुछ थी उसके बारे में जिक्र किया गया हुआ है। अर्थशास्त्र जो है किसका? कौटिल्य का है। तो आपको पता चल गया कौटिल्य के बारे में, और ये तक्षशिला के बारे में हम आपको बता दिए। तो ये आपका क्लियर हो गया, और ये आपका यूपी पीसीएस 2018 में पूछा हुआ था। तो अगर आपको कौटिल्य के बारे में भी पूछ देगा थोड़ा बहुत, तो बता देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। कौटिल्य से संबंधित जो कुछ भी इंफॉर्मेशन था वो हम आपने क्या किया? आपको बता दिया। और ये बेसनगर इंस्क्रिप्शन जो है, ये किससे है? हेलिडोरियस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन द सोर्सेज इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। हाथी गुफा जो अभिलेख है वो किस राजा के बारे में जानकारी देता है? ठीक, जैसे उस समय क्या होते थे, अलग अलग अभिलेख होते थे, अलग अलग राजाओं के बारे में क्या होता था, अभिलेखों पे जिक्र किया गया हो, उसके बारे में जानकारियां दी गई है। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, इसमें किसके बारे में? खारवेल, खारवेल के बारे में बताया गया हुआ है। ये खारवेल किससे? महामेघ वर्मन, महामेघ वर्मन। महामेघ वर्मन, या इसी को बोला जाता है चेदी वंश। खारवेल जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो महामेघ वर्मन, या इसी को बोलते हैं चेदी वंश बोला जाता है। ये कहाँ है? वर्तमान में
उड़ीसा में पाया जाता है। कलिंग, कलिंग जो क्षेत्र है वहीं पे है। ये कौन सा? महावेग वर्मन डायनेस्टी, चेदी डायनेस्टी के, चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। खारवेल जो है उसी के बारे में इसमें कहा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में खारवेल के बारे में बताया गया है। इनके जो 13 साल के कार्यकाल थे, 13 साल के कार्यकाल का सैन्य प्रशासन और इनके कार्यकाल कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसमें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में जो खारवेल राजा थे उन्हीं के बारे में बताया गया है। और ये खारवेल किससे? महामेघ वर्मन या चेदी वंश, महामेघ वर्मन वंश या चेदी वंश के से संबंधित है। वर्तमान में ये कहां पे है? ये उड़ीसा में है, कलिंग, जहां पे अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया हुआ था। ठीक, इसमें इसके कार्यकाल के बारे में, किसके? खारवेल के कार्यकाल के बारे में बताया गया हुआ है। उसके सैन्य प्रशासन कैसे थे, उनका कार्यकाल कैसा चल रहा था, इन सब के बारे में बताया गया है। कौन सा? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से संबंधित आपको जो इंफॉर्मेशन था वो हम बता दिए। अब थोड़ा सा हम इसमें बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। ऑप्शन में दिया हुआ है अशोक, तो थोड़ा अशोक से संबंधित हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं उनसे संबंधित क्या जानकारियां है अशोक के बारे में इसमें। चलिए अशोक के बारे में देखते हैं। तो अशोक किसके थे? बिंदुसार के पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। कौन थे? अशोक। अशोक के बारे में किस शिलालेख में? तो भाबरू, भाबरू, उसके बाद कौन सा है? मस्की, गुर्जरा। इस सब अभिलेख में क्या किया गया? अशोक के बारे में जिक्र किया गया हुआ है। अशोक के 14 अभिलेख थे, बृहद अभिलेख थे, उसके बारे में क्या कहता है बताया गया हुआ है। अशोक क्या कह सकते हैं आपको, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में, कलिंग का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात वो क्या हो गए हुए थे, इस युद्ध में लगभग लाखों लोगों की हत्या हो गई थी। अशोक इसमें जीते हुए थे, लेकिन उससे काफी ये क्षुब्ध हो गए थे, काफी मतलब विचलित हो गए हुए थे। तो उन्होंने उसके बाद, कलिंग के युद्ध के बाद इतनी रक्त हुआ था, इतने रक्त बहा हुआ था, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म के अपनाकर उन्होंने अहिंसा का क्या हुआ, मार्ग मतलब कि अपनाए हुए थे। कौन? अशोक। वहां से वो काफी प्रभावित हो गए हुए थे, और रक्त जो भी था, रक्त वक्त का जो भी इशू था, उसको उन्होंने क्या किया, नकार दिया और अहिंसा के मार्ग को अपनाया। और आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को फिर अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुए थे, भेजे हुए थे, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। और अशोक ने क्या किया हुआ था, पाटलिपुत्रा में बौद्ध का क्या कर सकते हैं, काउंसिल 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 कराया हुआ था। कौन? अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाटलिपुत्रा में क्या कर सकते हैं, अशोक के द्वारा काउंसिल कराया गया हुआ था। ठीक, अब थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ये पुष्यभूति या वर्धन वंश के प्रमुख राजा थे। कौन? हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति या वर्धन वंश के प्रमुख राजा थे। इनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन। भाई थे इनके
राज्यवर्धन, इनकी बहन थी राजश्री। इनके बहन को कैप्चर कर लिया गया हुआ था किसके द्वारा? शशांक के द्वारा। शशांक, ये गौड़ वंश से संबंधित था शशांक। इसने ही क्या किया था? बौद्ध धर्म को बहुत क्षति पहुंचाया हुआ था। बौद्ध धर्म को क्षति पहुंचाने में शशांक का बहुत बड़ा रोल था। तो शशांक ने क्या किया हुआ था? इसके बहन को कैप्चर कर लिया था और इसके बहनोई, इनके बहनोई को कौन? हर्षवर्धन के जो बहनोई थे उसको मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए इसने क्या किया? हर्षवर्धन ने आगे अपना क्या किया? क्षेत्र विस्तार किया हुआ था। इसकी राजधानी कहां थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर। बाद में इसका हो गया कहां पे? कन्नौज। ये काफी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह था यूपी में। इसके कन्नौज को लेकर काफी संघर्ष होता था, काफी लड़ाई होता था, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट जगह था। तो इसकी राजधानी पहले कहां था? थानेश्वर। बाद में कहां हो गया? कन्नौज हो गया हुआ था। हर्षवर्धन के बारे में आप थोड़ा सा और बता देते हैं कि इसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में जिक्र किया है कौन? हर्षवर्धन के बारे में जिक्र किया है हर्षचरित। हर्षचरित में, हर्षचरित किसका है? बाणभट्ट का। ये बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसमें हर्षचरित इन्होंने लिखा हुआ है और इसमें हर्षवर्धन के बारे में जिक्र किया गया हुआ है। ठीक, हर्षवर्धन की कुछ फेमस पुस्तक है। कौन कौन से है? पहला है आपका नागनंदा, नागनंदा, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और रत्नावली, रत्नावली। तो तीन बुक है, नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। किसका? हर्षवर्धन से संबंधित है। तो हर्षवर्धन के बारे में कहां पे जिक्र किया गया है? जो बाणभट्ट की बुक है हर्षचरित, उसमें बताया गया है। ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन था और बहन का राजश्री और भाई का नाम क्या था? राजवर्धन था। ठीक, इनका क्षेत्र विस्तार काफी हुआ था। हर्षवर्धन के बारे में फिर और ये बताया जाता है कि हिरोल इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किया हुआ था। कौन सा? एहियोल इंस्क्रिप्शन। इसमें बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन के बारे में आपको ये सारी जानकारियां एक बार देख लीजिए। इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछता है तो आप इसको बनाने में क्या हो जाएंगे? सक्षम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है कनिष्क। कनिष्क, ये कुषाण वंश, कुषाण वंश के प्रमुख राजा थे। कौन? कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रमुख राजा थे। इन्होंने क्या किया था? व्यापार के लिए सिल्क रूट, सिल्क रूट का बड़े पैमाने पर यूज किया था। कनिष्क इन्होंने क्या किया था? सिक्के जारी किए थे। सिक्के जारी किया था किसका? गोल्ड, गोल्ड एंड कॉपर का, गोल्ड एंड कॉपर का सिक्का जारी किया गया हुआ था कनिष्क के द्वारा। इसने बौद्ध धर्म का चौथा जो काउंसिल था, फोर्थ काउंसिल, कहां पे? कुंडवन, कश्मीर में। कुंडवन कश्मीर में इसने बौद्ध धर्म का चौथा काउंसिल और अरेंज करवाया गया था।
उस समय इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट था वसुमित्र और वाइस प्रेसिडेंट था कौन? अश्वघोष। वाइस प्रेसिडेंट कौन था? अश्वघोष था। ठीक, कुषाण कुषाण वंश के प्रमुख राजा थे। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, अच्छा ये किसके फॉलोअर थे? तो ये महायान वंश, महायान जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का 2 पार्ट था, ये महायान के फॉलोअर थे। कौन? कुषाण किसके? महायान के फॉलोअर थे। आपको पता है कि बौद्ध धर्म का 2 पार्ट हो गया था, 2 डिवीजन था, एक हीनयान हो गया था, एक महायान हो गया था। तो महायान के फॉलोअर कौन थे? ये कनिष्क। और सबसे जो अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल था, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था, और इसी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म का डिवीजन हुआ था, जिसमें हीनयान और महायान 2 पार्ट में इसका डिवीजन हो गया था। तो कनिष्क से संबंधित आपको मिल गया कि ये कुषाण वंश के सबसे प्रमुख राजा थे, ये महायान के फॉलोअर थे। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराया हुआ था। कहां पे? कुंडवन, कश्मीर में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वसुमित्र थे और वाइस प्रेसिडेंट कौन था? अश्वघोष था। तो कनिष्क के रिलेटेड, और इसने क्या किया था? गोल्ड और कॉपर के सिक्के जारी किए हुए थे। सिल्क रूट के इसने यूज किया हुआ था, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या क्या हो गया? व्यापार को प्रमोट किया जा सके। ठीक, तो आपको कनिष्क से संबंधित ये जो जानकारी था वो हम आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है। ये आपका आईएएस 2021, यूपीएससी का 2021 का पीवाईक्यू है। अब देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अजंता केव आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ वगोड़ा रिवर, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला वाला ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सांची स्तूप इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ चंबल रिवर। सांची आपका कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, सांची स्तूप है। और ये चंबल रिवर नहीं बल्कि बेतवा रिवर, बेतवा रिवर के पास है। चंबल रिवर के पास नहीं है, बेतवा रिवर के पास है। और ये मध्य प्रदेश रायसेन में डिस्ट्रिक्ट में है। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया हुआ था। अशोक करवाया था, अशोक का बनवाया हुआ था। कौन? सांची स्तूप। आपको पता है कि ऐसा माना जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों को बनवाया हुआ था। तो सांची स्तूप ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, जो सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। इसमें स्तूप में जनरली क्या होता था? जो बौद्ध से, जो गौतम बुद्ध से की जो अस्थियां होती थी, वो उसके एक मतलब कि क्या कहते हैं, स्थलाकृति बनाया गया था। उसके बीच वाले जो पोर्शन है वहां पे ये चीजें क्या, उनकी अस्थियां रखा जाता था। तो सांची जो स्तूप है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा बनवाया गया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांडु लेना केव। ये पांडु लेना केव है। तो पांडु लेना केव, ये इसको हम लोग नासिक केव के नाम से भी जानते हैं। पांडु लेवा ऑल्सो नोन एज नासिक केव, किस नाम से जाना जाता है? नासिक केव के नाम जाता है। ये नर्मदा रिवर वैली नहीं बल्कि गोदावरी रिवर वैली में है। महाराष्ट्र में, तो पता ही है कि महाराष्ट्र में कौन सा है? गोदावरी रिवर है। तो नर्मदा है आपका, नर्मदा कहाँ पे है? ये आपका अमरकंटक से निकलता है और ये मध्य प्रदेश में है। तो ये पांडुलेवा केव भी, ये आपका कौन सा है? जिसको नासिक केव के नाम से जानते हैं। और ये गोदावरी रिवर के आसपास में है। ये नर्मदा रिवर के पास नहीं है। नर्मदा अमरकंटक से ओरिजिन होता है और ये मध्य प्रदेश में चलता है। और ये कहाँ पे क्या कह सकते हैं? अरब सागर में ये अपना पानी को फ्लो कराता है। ठीक, उसके बाद है अमरावती स्तूप। तो अमरावती स्तूप ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और ये गोदावरी रिवर नहीं बल्कि कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर वैली में पाया जाता है। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है। ये वगोड़ा रिवर वैली में पाया जाता है। कौन सा? अजंता के पाया जाता है। सांची स्तूप आपका चंबल रिवर नहीं बल्कि बेतवा के आसपास में पाया जाता है। और ये सांची स्तूप कहाँ पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। पांडुलेना केव, जिसको नासिक केव के नाम से भी जाना जाते हैं, और ये नर्मदा रिवर नहीं बल्कि गोदावरी रिवर के आसपास में पाया जाता है। और ये अमरावती है जो आंध्र प्रदेश में है। और ये गोदावरी रिवर नहीं बल्कि कृष्ण रिवर के पास में पाया जाता है। तो आप समझ गए, एक स्टेटमेंट कौन सा? स्टेटमेंट ए सही है, बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो गलत है।
तो इससे संबंधित आपको देखिए पांडु लेना केव। अब पीवाईक्यू पढ़ने का क्या फायदा होता है? पीवाईक्यू पढ़ने का फायदा यह होता है कि आपको मान लिया कि पांडु लेना केव के बारे में पूछ दिया, तो आपके बारे में, इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी हो गया। अमरावती स्तूप के बारे में पूछ दिया, सांची स्तूप के बारे में पूछ दिया, तो एक क्वेश्चन पूछा और एक क्वेश्चन से कई सारे क्या हो जाएंगे, आंसर मिल पा रहे हैं। तो उससे आपको नेक्स्ट एग्जाम में अगर आप कहीं पे बैठते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी मिल जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये भी आपका यूपीएससी 2021 का प्री का है। ठीक, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बुर्ज होम, रॉक टेम्पल, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर, कॉपर आर्टिक्राफ्ट। ठीक, तो जो बुर्ज होम है वो चट्टान काटकर मंदिर बनाया गया है, टेराकोटा कला है, तांबे की स्थलाकृतियां है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। दोस्तों बुर्ज होम जो है ये क्या है? ये है आपका नवपाषाण कालिक स्तंभ है। नवपाषाण कालीन स्थल है ये। बुर्ज होम है नवपाषाण कालिक स्थल, ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। तो आप देख लीजिए कि जो बुर्ज होम है रॉक कट टेम्पल नहीं है, बल्कि ये नवपाषाण कालीन एक स्थल है और ये जम्मू कश्मीर में है। और ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मालिक के साथ जो पालतू जानवर होते थे ना उसको दफनाया जाता था। पालतू जानवर जैसे कुत्ता हो गया, ठीक, भेड़ हो गया, तो जो पालतू जानवर होते थे ना उसको उसके मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कहां पे मिला गया है? बुर्ज होम में। ये नवपाषाण कालिक स्थल है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करेगा। तो ये वाला तो गलत है। बुर्ज होम क्या है? ये रॉक और टेम्पल नहीं है, बल्कि ये नवपाषाण कालिक स्थल है। तो एक कट गया तो आपका ओनली वन तो नहीं होगा, ऑप्शन कट गया। 1 और 2 ये भी नहीं होगा। क्यों 1 और 2 नहीं होगा? क्योंकि 1 जब नहीं होगा तो उसके साथ 2 है तो ये भी कट गया। अब आपके पास है ऑप्शन सी एंड डी, एंड आप खेलेंगे 50-50 रिस्क। अगर उसमें थोड़ा सा और जानकारी है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं जानकारी है तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है। 2 ऑप्शन जो और है उस पर हम बात करते हैं। तो देख से जो गणेश्वर है ये कॉपर आर्टिक्राफ्ट है। क्या है? तांबे की कलाकृतियां। गणेश्वर के बारे में आपको पता है कि ये कहां पे है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। और राजस्थान किसके लिए फेमस है? खेतरी। राजस्थान का जो खेतरी है वो क्या है? तांबा का क्षेत्र है। कहां है? कॉपर माइंस है वहां पे, कॉपर माइंस है। कहां पे? खेतरी में। तो गणेश्वर है राजस्थान में और ये तांबे की कलाकृतियां। तो आप यहां से एक क्लू आपको मिल गया कि ये तांबे से क्षेत्र है, तांबे से संबंधित क्षेत्र है, तो तांबे की कलाकृतियां है। तो 3 आपका मिल गया। तो अगर आप केवल 3 पे जाएंगे तो केवल 3 नहीं, फिर आपका हो जाएगा क्या? 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 होगा, क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला है। चंद्रकेतुगढ़ जो टेराकोटा कला है और तांबे की कलाकृतियां है कौन सा? गणेश्वर। ये गणेश्वर है जो तांबे की कलाकृतियां के लिए फेमस है और चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा। तो आपका एलिमिनेशन कैसे काम करेगा ये देख लीजिए। आप 50-50 पे रिस्क ले सकते हैं। अगर एक आपको पता होगा, आपने 1 से 2 को एलिमिनेट कर दिया तो 2 बच गया ऑप्शन, तो उसको आप कैसे क्या कर सकते हैं? रिस्क लेंगे या फिर उसको सॉल्व करेंगे, वो आपको मिल जाएगा वहां पे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। आपको थोड़ा आपको क्या कर सकते हैं वहां पे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना होता है। क्योंकि प्री में क्या होता है, आपको 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा जो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा काम कर रहा है उससे डिसाइड होता है। ये भी है यूपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि बेसनगर, उसके बाद भाजा, चितवांचल। ठीक, ये शैव केव टेम्पल के लिए फेमस है, भाजा बुद्धिस्ट केव टेम्पल के लिए है, जैन केव टेम्पल के लिए। ठीक, तो इसमें क्या है, जो बेसनगर है ना वो शैव के लिए नहीं, बल्कि ये क्या है, ये वैष्णव के लिए फेमस है। ये वैष्णव के लिए है, शैव के लिए नहीं है। जबकि भाजा जो है बुद्धिस्ट केव टेम्पल के लिए और चितवांचल ये जैन केव टेम्पल के, ये दोनों सही है। 2 और 3 सही है, करेक्ट मैच है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2, बी नंबर। सी नहीं है। ये बेसनगर जो है, बेसनगर आपका क्या कह सकते हैं, शैव गुफा मंदिर से संबंधित नहीं है, बल्कि यह वैष्णव के मानने वाले थे और वैष्णव मंदिर वहां से संबंधित है। तो
इसमें थोड़ा रिस्क हो जाता है। ये पहले तो इस तरीके का यूपीएससी में नहीं आता था, ऑप्शन ओनली 1 ओनली 2 इस तरीके का नहीं आता था, 1 एंड 2 2 एंड 3 इस तरीके का आता था। लेकिन यूपीएससी ने भी क्या किया कि अपना थोड़ा पैटर्न बदला और यहाँ पे आ गया ओनली 1 ओनली 2 ऑल ऑफ दिस। तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क होता है, जब तक आपको पूरी तरीके से नहीं पता है तो बहुत ज्यादा आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, ओनली 2 हो जाएगा। केवल 2 सही है, एक वाला कौन सा है, गलत था। अब देख लीजिए, कुछ है कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित, ये भी 2022 का है, यूपीएससी प्री का है। अब इसमें देखते हैं ये सब के सब क्या है, अशोक का जो क्या कह सकते हैं बृहद शिलालेख था, 14 जो बृहद शिलालेख अशोक का है, वही के उसी के बारे में यह बताया गया हुआ है कि कौन से जगह पे पाया जाता है और उसको मैच करना था और उसका आंसर चूज करना था। तो उसके बारे में देख लीजिए, धौली, धौली कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये सही है। एरागुड्डे ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। जौगोडा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत है, ये है आपका उड़ीसा में, ये आपका उड़ीसा है, गंजम डिस्ट्रिक्ट, गंजम डिस्ट्रिक्ट में है ये। और कालसी, कालसी कर्नाटका में नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में है, यूके में है, उत्तराखंड में ये पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 2, ओनली 2 सही है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या कह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है, ये अशोक का जो क्या कह सकते हैं जो बृहद शिलालेख था उससे संबंधित कुछ प्रमुख स्थल है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कुछ उसको नोट कर लीजिएगा, जैसे जूनागढ़, ये कहां पे है, काठियावाड़, गिरनार, ये नहीं गिरनार, सॉरी पहले गिरनार है, ये गिरनार है, ये काठियावाड़ जूनागढ़ में है, काठियावाड़ जूनागढ़ में है। उसके बाद है आपका कौन सा, सोपड़ा, उसके बाद कौन सा है, एक है आपका सोपड़ा, वो कहां पे है, महाराष्ट्र में है। सोपड़ा महाराष्ट्र में है। उसके बाद है आपका धौली और जौगड़ा, ये कौन सा है, धौली और जौगड़ा, धौली और जौगड़ा, ये कहां पे है, उड़ीसा में है, धौली और जौगड़ा उड़ीसा में है। और एक है आपका सन्नती कर्नाटक में है, सन्नती कर्नाटक में है। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में है, ये कहाँ है, दोनों पाकिस्तान में है, ये दोनों पाकिस्तान में है। आपसे पूछ देगा कि कौन सा जो अशोक का जो स्थल है, अभिलेख स्थल है जो आउट ऑफ इंडिया यानी इंडिया से बाहर है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये कहाँ पे, पाकिस्तान में है। और ये किस में, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, खरोष्टी में है ये। बाकी ये सब के सब क्या है, ये सब ब्राह्मणी में है, ये सब के सब ब्राह्मणी में है, ये सब ब्राह्मणी में है, ब्राह्मणी लिपि में है। गिरनार हो गया आपका, सोपड़ा हो गया, धौला हो गया, सन्नती हो गया। उसके बाद एक कौन सा है, ये कालसी आपका पता ही है, कालसी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हो गया आपका। उसके बाद कौन सा है, एर्रागुड्डी, एर्रागुड्डी ये है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ये हो गया आपका। गिरनार काठियावाड़ जूनागढ़ में है। उसके बाद सोपड़ा महाराष्ट्र में है, धौली और जौगड़ा उड़ीसा में है, सन्नती कर्नाटका में है, कालसी उत्तराखंड में है, एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये पाकिस्तान में है, वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। बाकी ये जो भी इंडिया में है ये सब के सब क्या है आपका, ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया हुआ है।
तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आप समझ गए। आपको इससे रिलेटेड अगर मान लिए कि इसमें यूपीएससी में पूछा है, इससे रिलेटेड अगर इससे संबंधित कोई और पूछ दिया क्वेश्चन, तो ये आपको जानकारी रहेगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि नेक्स्ट अपना कौन सा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की मोहरों में किस वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता की जो मोहरी थी उसमें किस में, तो उस समय आम का तो नहीं था, साल का भी नहीं था, परिजात भी नहीं था, पीपल था। किसका था? पीपल का आकृति उसके मोहरों पे पाया जाता था। कौन सा? सिंधु सभ्यता के जो मोहरे होते थे उसमें पीपल का। पीपल के बारे में दोस्तों बता दे कि ये काफी महत्वपूर्ण पेड़ होता है पीपल। ये ऑक्सीजन को क्या होता है, बड़े पैमाने पर रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शोषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और पर्यावरण को क्या कर सकता है, शुद्ध बना के रखता है। तो पीपल का पेड़ जो है ये काफी फेमस है। और इसको अगर आप बौद्ध धर्म से भी देखें तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था गौतम बुद्ध का ज्ञान के प्रति। अगर साल के बारे में बात करेंगे तो महावीर को, जो जैन धर्म के कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे, तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि अगर आप बात करेंगे पीपल के, तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध को हुआ था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित पीपल है, जबकि साल जो है महावीर के। अब थोड़ा सा अब आपको इंडस वैली के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा था जिसको खोज किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसको। उसके बाद इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसका कार्यकाल जो है, जो उसका टेन्योर है, वो क्या कह सकते हैं, 3500 से लेकर 1700 के आसपास में माना जाता है। सबका अलग अलग जो हिस्टोरिकल, जो क्या कह सकते हैं, जो इतिहास के जो जानकार है उनका अलग अलग अपना अपना मत है, तो उसके बारे में उतना डेट आपसे नहीं पूछेगा। तो इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, आपको पता है दोस्तों कि जब रेलवे का, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जब रेलवे का निर्माण कराया जा रहा था, तो उसी समय क्या हुआ था कि कुछ चीजें अंदर से मिली हुई थी। तो जब मिले हुआ था तो उस समय कौन था, जो कनिंघम था, कनिंघम को ये सब चीजें दिया गया हुआ था, लेकिन वो ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जा पाए हुए थे, छोड़ दिए हुए थे। ठीक, उसके बाद आगे चलकर 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा जो प्रथम स्थल था हड़प्पा का, सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा को खोज किया गया था, और उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण कर दिया गया हुआ था। ठीक, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्या 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 था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल जो खोज किया गया था वो कौन सा था, आपका हड़प्पा था। और किसके द्वारा किया गया था, दयाराम सहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। और उस समय क्या कह सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम सहनी के द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया हुआ था। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो स्थल था वो कौन था, मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगर आप इंडिया में बात करें तो इंडिया में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो कौन था, राखीगढ़ी था। ठीक, तो इतना आपको सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी होगा। इसके बारे में और डिटेल में जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर को कवर करेंगे तो उसमें हम और डिटेल में बताएंगे। तो ये हो गया, आम का आपका पेड़ नहीं था, पीपल का पेड़ था, परिजात, ये इसको रात रानी के नाम से भी जाना जाता है, रात रानी। ये और साल में महावीर को, साल के पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में 200 से 300 ईस्वी के बीच ढाले गए सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलत भी हो जाता है कि कौन सही है कौन सही नहीं है, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा। उससे क्या होगा कि आपको गलत होने की चांसेस नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से पढ़िए, और जब उसको टाइम देकर पढ़िएगा तो आपका आंसर अपने आप उसी में मिल जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं
द इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस्ड बाइलिंगुअल एंड बाई स्क्रिप्ट लेजेंड ऑन देयर कॉइन्स, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द कुषाण मिंटेड ए लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू गोल्ड कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। द सातवाहना इशूड सिल्वर कॉपर लीड एंड प्रोटीन कॉइन्स, ये सही है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नगमा कॉइन्स रिफ्लेक्टेड डिक्लाइनिंग पावर एंड डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड गिल्ड्स, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि स्टेटमेंट ए बी सी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। जो चौथा स्टेटमेंट है कि नेगमा सिक्कों का न होना व्यापार गिल्डों की घटती शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है, यही वाला आपका क्या है कि कथन सही नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सबसे पहले गोल्ड, सबसे पहले सोने का सिक्का भारत में कौन किया था? इंडो ग्रीक लाया था, इंडो ग्रीक के द्वारा लाया गया हुआ था। कुषाण के द्वारा, कुषाण के द्वारा कौन सा आपको, कुषाण के द्वारा आपको गोल्ड एंड कॉपर का, गोल्ड एंड कॉपर का क्वाइंस इशू किया गया था, लेकिन इसमें कुषाण में सिल्वर का क्वाइन नहीं आया हुआ था। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या कुषाण के समय में सिल्वर का क्वाइन था, तो बिल्कुल नहीं, कुषाण के समय में सिर्फ गोल्ड एंड कॉपर का क्वाइन इशू किया गया था, सिल्वर का नहीं किया गया था। सातवाहन जो थे वो सबसे पहले, सातवाहन सबसे पहले सीसा का सिक्का जारी किया था। सातवाहन सबसे पहले सीसा का सिक्का जारी किया था। आपसे पूछ देगा कि सबसे पहले सिक्का का जो शीशे का जो सिक्का है वो कौन जारी किया था, तो वो सातवाहनों के द्वारा सबसे पहले शीशे का सिक्का जारी किया गया था। कुषाण वंश में गोल्ड एंड कॉपर का था, सिल्वर का उसमें नहीं था। सातवाहन में सीसा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर सब का क्या किया था, क्वाइन इशू किया गया हुआ था। तो सबसे पहले सोने का किसने किया हुआ था भारत में? इंडो ग्रीक के द्वारा लाया गया था। और कुषाण वंश में बड़े पैमाने पर गोल्ड कॉइन का इशू किया गया था, इसीलिए बड़े पैमाने पर गोल्ड कॉइन इशू करने की वजह से उसका जो वैल्यू था वो क्या हो गया था, कम हो गया हुआ था। ठीक, लेकिन उस समय में सिल्वर का कॉइन जारी नहीं किया गया हुआ था। अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे तो गुप्त काल में कौन सिक्के को जारी किया था गोल्ड का? गुप्त काल में सिक्के को जारी कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सोने का सिक्का जारी किया गया था। सोने का सिक्का जारी किया था। इसको किस, सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था गुप्त काल में? सोने के सिक्के को गुप्त काल में दिनार के नाम से जाना जाता था, दिनार के नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त, गुप्त काल में सोने का सिक्के किसके द्वारा? पहली बार चंद्रगुप्त के द्वारा जारी किया था, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त सबके द्वारा जारी किया गया हुआ था, लेकिन सबसे पहले चंद्रगुप्त के द्वारा सोने का सिक्का जारी किया था गुप्त काल में। और गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको पता चल गया, इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल गया कि सबसे पहले इंडिया में सोने का सिक्के किसको द्वारा किया गया था, तो इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया था। कुषाण काल में गोल्ड और कॉपर का क्वाइन इशू किया जाता था, जबकि सिल्वर का इशू नहीं किया जाता था। सबसे पहले शीशे का जो क्वाइन इशू किया गया हुआ था वो सातवाहनों के द्वारा था। उसके अलावा सिल्वर क्वाइन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड सबका क्या कहते थे, क्वाइन इशू किया गया हुआ था सातवाहनों के द्वारा में। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। आप इससे संबंधित जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल गया। एक बार आप जब इसको देखेंगे तो एग्जाम में अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है कि संगम पोएम आर डिवाइड फॉर एनी रेफरेंस टू द मटेरियल कल्चर, कौन सही है? तो ये नहीं है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वन वाज नोन टू द संगम पोएट, ये वाला सही है कि वर्ण की सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात थी। वर्ण की जो सामाजिक वर्गीकरण था वो संगम कवियों को क्या था उस समय में समाज के कैसे क्या कर सकते हैं डिवीजन था, कैसे किस किस वर्ण में। आपको वर्ण के बारे में पता ही है कि आप
उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो वहां पे वन व्यवस्था ज्यादा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, वन व्यवस्था नहीं था। वहां पे जो कुछ भी थी, जो ऑक्यूपेशन के बेस पे सब चीजें डिसाइड होता था। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो लेटर वैदिक काल में वन विभाजन हो गया था, और वहां पे मुख्यतः 4 वर्णों को, कौन सा, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके बारे में जिक्र किया गया हुआ। और उसी के बाद से धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था क्या हो गया, बढ़ने लगा। और वर्ण व्यवस्था बढ़ते बढ़ते फिर उसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होने लगा हुआ था। तो जो वर्ण का जो सामाजिक वर्गीकरण है वो संगम कवियों को ज्ञात था। ये वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन अबाउट द 8 डिफरेंट फेजेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इज। ये उत्तराखंड की सीएस का है कि वह धार्मिक ग्रंथ जो कृषि कार्य के 8 विभिन्न चरणों को व्याख्या करता है वो कौन सा था। वो था आपका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो में यह सब बताया गया है कि कैसे मतलब कि धार्मिक ग्रंथ जिसमें कृषि कार्य के बारे में। आपको सबसे पहले बता दे, कृषि का सबसे पहले साक्ष्य कहां था, मिलता था, कृषि मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में कृषि के बारे में जानकारी हो गया था, लेकिन नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में इसका बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया था, विस्तार हो गया था। कृषि का विस्तार सबसे ज्यादा क्या हो गया था, नवपाषाण काल में। थोड़ा बहुत कृषि, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो पहले जो पूरा पाषाण काल था उसमें कृषि की उतनी कृषि की जानकारी नहीं थी। मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत जानकारी हुआ, लेकिन नवपाषाण काल में कृषि का सबसे ज्यादा विस्तार हो गया हुआ था। और मिलिंद पन्हो, इसमें क्या कर सकते हैं, मिलिंद और नागसेन, मिलिंद और नागसेन का इसमें बात है। मिलिंद एंड नागसेन, इसी दोनों के बारे में इसमें डायलॉग है। कौन सा है, मिलिंद पन्हो में। दीप वंश के बारे में बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, दीप वंश क्या कहते हैं, अशोक के बारे में उसमें चीजें बताया गया हुआ दीप वंश में, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है। नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है, तो ये कठोपनिषद में, कठ उपनिषद में है। आपको पता है कि टोटल कितने, कुल 108 उपनिषद था। कुल उसमें से कुछ फेमस है, जैसे कि बृहदारण्यक, कौन सा है ये, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका नाम से ही है, ये सबसे बड़ा उपनिषद था। नाम से ही क्लियर है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद। इसमें कौन सा, याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद है। किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। यह सबसे बड़ा उपनिषद है, और यह याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद है, इसमें दिया हुआ है। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में जो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। किससा, मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया हुआ है। और ये बृहदारण्यक उपनिषद है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है, और इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद दिया गया हुआ है। कठ उपनिषद में आपको किसका, कठ उपनिषद में नचिकेत, नचिकेत की कहानी के वर्णन किया गया है कठ उपनिषद में। ठीक, तो 108 टोटल उपनिषद है, और उस उपनिषद में जो कुछ फेमस उपनिषद है, जब से जैसे कि हो गया बृहदारण्यक हो गया, कठोपनिषद हो गया, मुंडोपनिषद हो गया, केन उपनिषद हो गया। तो इसमें अलग अलग उपनिषदों को, उपनिषद का मतलब होता है, उपनिष होता है समीप, और निषद मिष होता है शिक्षा प्राप्त करना। तो जो समीप यानी कि पास बैठकर जो शिक्षा दिया जाता था, जो शिक्षा प्राप्त किया जाता था, उसी को उपनिषद बोला जाता था। और टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। ठीक, तो इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी थे वो हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग प्राचीन भारतीय लेखकों और पुस्तकों के बीच में गलत सुमेलित है, इनकरेक्ट मैच है। कौन सा, इनकरेक्ट मैच। ठीक, तो मृच मटिका शूद्रक सही है, रघुवंशम कालिदास सही है, बुद्ध चरित अश्वघोष सही है, कादम्बरी हर्षवर्धन, कादम्बरी हर्षवर्धन का नहीं है, बल्कि यह है आपका बाण भट्ट का।
बाण भट्ट का है, और बाण भट्ट का ही पुस्तक कौन है? हर्षचरित। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट मैच है। मिर्च मटिका शूद्रक का है। अब देखते हैं कालिदास का और कौन कौन सा फेमस है। तो रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। इसमें जो विदिशा क्या कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे कौन? अग्निमित्र, और उनकी जो क्या कह सकती है, जो प्रेमिका थी, क्या कह सकते हैं, अग्निमित्र की जो प्रेमिका थी मालविका, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया हुआ है मालविका अग्निमित्र में। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, और इसके बाद कौन सा है? मालविका अग्निमित्रम। ये कालिदास का फेमस बुक है। विलियम जोन्स, अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था विलियम जोन्स, आई थिंक। एक सेकेंड, विलियम जोन्स सही है, विलियम जोन्स। विलियम जेम्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हुआ था। रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास का फेमस बुक है। कादम्बरी हर्षवर्धन का नहीं, बल्कि ये बाण भट्ट का है। बाण भट्ट की अलग पुस्तक कौन सा है? हर्षचरित्र है। और हर्षवर्धन का बुक कौन कौन सा है? तो हर्षवर्धन का है आपका नाग नंदा, उसके बाद है रत्नावली, उसके बाद है प्रियदर्शिका। तो ये आपका हर्षवर्धन के 3 बुक हो गए, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और इसके बाद हर्षवर्धन क्या कहते हैं, कादम्बरी है आपका बाण भट्ट का, हर्षचरित का, बाण भट्ट का है, हर्षचरित भी है और कादम्बरी भी है। तो ये वाला गलत ऑप्शन है, ये गलत मैच किया हुआ है। बाकी तीनों का तीनों मृच मटिका, शूद्रक, रघुवंशम, कालिदास। और ये शूद्रक ये क्या थे? उस समय थे जो क्या कह सकते हैं, आयुर्वेद के जानकार थे शूद्रक। शूद्रक आयुर्वेद के जानकार थे। इस इन्होंने आयुर्वेद के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। ये भी है यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर किस रूप में प्रसिद्ध थे? ठीक, तो ये थे नाटककार थे, जैन भिक्षु नहीं थे, मंदिर वास्तुकार नहीं, दार्शनिक नहीं था, ये क्या थे? नाटककार थे। कौन? तीनों को तीनों, भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर, ये नाटककार थे। इन्होंने नाटक के माध्यम से क्या कह सकते हैं, जैन धर्म की जो भी उपलब्धियां थी उसको बताने का काम किया हुआ था। तो ये आपका सही हो गया, कौन था? प्लेरिट। शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिल्प दिकारम की रचना श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपको इलांगो अडिगल। अगस्त नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इलांगो अडिगल। ये शास्त्रीय तमिल महाकाव्य कौन सा? शिल्प अधिकारम की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? इलांगो। ये भी आपका, ये हरियाणा पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। तो अगस्त के बारे में नहीं है, ये इलांगो अडिगल का है, बुक है, महाकाव्य है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। 16वीं शताब्दी का ग्रंथ चंडी मंगलम किसके द्वारा रचा गया हुआ था? किसके द्वारा रचा गया हुआ था? मुकुंद राम चक्रवर्ती के द्वारा। तुकाराम ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। भक्ति काल में, भक्ति काल में तुकाराम हो गया। मुकुंद राम चक्रवर्ती, ये सही है, एनडीए का क्वेश्चन है। तो 16वीं शताब्दी में चंडीमंडल किसके द्वारा रचा गया हुआ था? क्या कह सकते हैं, मुकुंद राम चक्रवर्ती के द्वारा। तुकाराम ये भक्ति काल से संबंधित है। हेम सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस ने निरुक्त नामक पुस्तक लिखी जो व्युत्पत्ति, भाषा शास्त्र और अर्थ विज्ञान पे? तो ये इसका ऑप्शन कहा हो जाएगा महर्षि पतंजलि नहीं, कालिदास, कलहंस, श्री यास्काचार्य। कौन सा? श्री यास्काचार्य। पतंजलि का क्या था? महर्षि पतंजलि का क्या था? महाभाष्य।
महाभाष्य किसके द्वारा था? पतंजलि के द्वारा। कालिदास के द्वारा आपको पता ही है, अभी बता दिए थे कि रघुवंशम था कालिदास का, रघुवंशम था, मालविका अग्निमित्रम था, अभिज्ञान शकुंतलम था, ये कालिदास का था। ठीक। कलहन, कलहन किसका था? कलहन का बुक कौन सा है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के राजा के बारे में, कश्मीर के राजा के बारे में बताया गया हुआ। किसमें? कलहन द्वारा लिखित कौन सा? राजतरंगिणी में। और महर्षि पतंजलि का कौन सा है? महाभाष्य है। और कालिदास का है आपका अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मालविका अग्निमित्रम। तो श्री यास्काचार्य इसका हो जाएगा निरुक्त। ठीक। आपको पता ही है दोस्त, उस समय वेदांग थे, कितने वेदांग थे? 6 वेदांग थे। 6 वेदांग में आपका हो जाएगा शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया। व्याकरण के ही पाणिनि अष्टधाई, पाणिनि द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी। इसमें व्याकरण से संबंधित बताया गया हुआ कि सेंटेंस वगैरह को कैसे व्याकरणिक रूप से, व्याकरण रूप से शुद्ध किया जाएगा। तो ये पाणिनि का कौन सा? अष्टाध्यायी है। तो वेदांग थे, वेदों का जो अंग था उसी को वेदांग बोलते हैं। तो 6 वेदांग थे, जिसमें कौन था? शिक्षा था, कल्प था, निरुक्त था, उसके बाद ये व्याकरण था। ठीक। तो आपका ये समझ में आ गया कि महर्षि पतंजलि नहीं थे, कालिदास नहीं थे, ये श्री यास्काचार्य थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलहन की राजतरंगिणी जैसा एक ऐतिहासिक ग्रंथ गौडवाहोज किसके द्वारा लिखा गया हुआ था? तो किसके द्वारा लिखा गया हुआ था? ये वाकपट्टी के द्वारा लिखा गया हुआ था। सी नंबर सही है, वाकपट्टी के द्वारा लिखा गया हुआ था। बाण भट्ट के आपको बता ही दिए थे। बाण भट्ट का कौन था? हर्षचरित था। और उसके बाद कौन था आपका? कादम्बरी था। संध्याकर नंदी बिल्हन ये नहीं थे, वाकपट्टी थे। वाकपट्टी गौडवाहो, किसका? गौडवाहो। गौडवाहो के लेखक कौन थे? आपका ये हो गया वाकपट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? तो ये किए थे सोमदेव, सोमदेव। ये विग्रह चतुर्थ, विग्रह चतुर्थ के दरबारी कवि थे। विग्रह चतुर्थ के दरबारी कवि थे, उन्हीं के बारे में ये लिखे हुए हैं। कौन? सोमदेव लिखे हुए हैं ललित विग्रहराज। विग्रहराज जो थे, ललित विग्रहराज चतुर्थ के ये दरबारी कवि थे। और ये आपका राजस्थान पीसीएस का 2023 का क्वेश्चन है। कलहन का कौन था? राजतरंगिणी था, राजतरंगिणी था कलहन का। ठीक। और सोमदेव का क्या था? ललित विग्रहराज था। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि कोई व्यक्ति न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप दास बन सकता था। ठीक। यदि किसी दासी ने अपने स्वामी के पुत्र को जन्म दिया तो वह कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाती थी। ठीक। यदि दासी को पुत्र का पिता उसका स्वामी होता था, यदि दासी के पुत्र का पिता उसका स्वामी होता तो पुत्र स्वामी के पुत्र के कानूनी स्थिति का हकदार होता था। स्टेटमेंट 2 और 3 ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसमें यूपीएससी जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आंसर 2 और 3। ठीक। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे, हिस्ट्री का जो बुक वगैरह देखेंगे और जो इतिहासकारों का जो थॉट है, जो विचार है, उसको देखेंगे तो उसमें यह भी स्टेटमेंट सही माना जाता था कि यदि व्यक्ति न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप दास बन सकता था, कोई व्यक्ति न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप दास बन सकता था, यानी कि यह भी स्टेटमेंट सही है। तो अगर देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट सही था, आंसर डी होता, 1 2 3 होता। लेकिन यूपीएससी ने सिर्फ 2 और 3 को माना है, तो हम लोग भी 2 और 3 को ही मानेंगे। 2 और 3 सही था, बाकी स्टेटमेंट एक गलत दिया हुआ था। और अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता ही है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया हुआ था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या है, इसमें राजनैतिक जो कुछ भी था उसके बारे में आपको इसमें जिक्र किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को साहित्य काल अनुक्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको क्या करना है? सजाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अष्टधाई है किसका है? पाणिनि का अष्टधाई है। अष्टधाई हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद है संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर हो गया, यानी कि 4 3। उसके बाद एक हो गया चरक संहिता और उसके बाद है भरतनाट्यम। 4 3 1 2। अष्टधाई आपको क्या है? ऋग वैदिक काल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ऋग वैदिक काल से संबंधित है, क्योंकि उसी समय वेद था और वेदों का जो वेदांग था उसमें
अष्टधाई का जिक्र किया गया हुआ था, तो ये ऋग वैदिक काल से हो गया। संगम लिटरेचर उससे थोड़ा आगे हो जाएगा, संगम लिटरेचर उससे आगे हो जाएगा। और चरक संहिता, चरक संहिता इसी समय क्या सकते, ये भी ऋग संगम के काल के आसपास में ही था। तो इस तरीके से अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, और भारतनाट्यम में थोड़ा बाद का था, तो क्रोनोलॉजी देखेंगे तो 4 3 1 2 हो जाएगा, 1 3 4 नहीं है, बी भी नहीं है, आंसर इसका सी सही हो जाएगा, 4 3 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अष्टधाई है। अगर आपका एलिमिनेशन भी देखेंगे, अगर यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करते हैं, तो एक बार सीधा दिमाग लगा दीजिए कि जो संगम लिटरेचर ये सब जो क्या था, थोड़ा बाद के था, लेकिन अष्टधाई ऋग वैदिक काल के ही था। यानी कि यह जैसे ही मतलब कि ऋग वैदिक काल स्टार्टिंग में था, उसी समय वेद वगैरह का था, अलग अलग जो वेद थे उसके थे, और वेदों का जो अलग उपवेद था उसमें वेदांग वगैरह जो था, ठीक। तो अष्टधाई उसी समय का था। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप इसमें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करते हैं, तो जो 4 वाला देखेंगे तो सबसे पहले 4 आएगा, तो यानी कि 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, इसका सीधा क्या हो जाएगा, क्योंकि संगम लिटरेचर उसके बाद का था, संगम लिटरेचर उसके बाद था। सबसे पहले ऋग वैदिक काल से ही अगर आप स्टार्ट देखेंगे तो अष्टधाई उसी टाइम आ गया हुआ था पाणिनि के द्वारा। तो उस हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे तो आपका ये ऑप्शन निकल जाता, और ये सेकंडों में आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बर्बर शब्द के प्रयोग के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। यह ग्रीक शब्द बारबोस से उत्पन्न है जिसका अर्थ गैर यूनानी है। ये बिल्कुल सही है, सीडीएस का क्वेश्चन है। रोमनों ने इस शब्द का प्रयोग जर्मनिक जनजातियों गौस और हूनों के लिए किया था। दोनों सही है, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। यह ग्रीक शब्द बारबोसा से उत्पन्न है जिसका अर्थ क्या हो गया, गैर यूनानी है। इट इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बारबोसा विच मीन्स ए नॉन ग्रीक, करेक्ट है। द रोमन यूज द टर्म फॉर द जर्मनिक द गॉड एंड होन्स, ठीक। तो दोनों इसका स्टेटमेंट सही है। एक और क्वेश्चन आपका लास्ट एंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अरब वैज्ञानिकों में से एल्गोरिदम गणितीय अनुशासन का नाम देने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जा सकता है, कि विच अमंग द फॉलोइंग अरब साइंटिस्ट कुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ क्रिस्टनिंग द मैथमेटिकल डिसिप्लिन ऑफ एल्गोरिथम। तो ये कौन था, अल ख्वारिज्म, अल ख्वारिज्म के द्वारा ये दिया गया हुआ था, अल ख्वारिज्म के द्वारा दिया गया। सीडीएस का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। इब्न हल हैतम नहीं था, इब्न रशद नहीं था, इब्न सीना नहीं था, अल ख्वारिज्म के द्वारा दिया गया हुआ था। किसका, एल्गोरिदम, गणितीय अनुशासन का जो नाम देने का श्रेय किया दिया गया होता, किसको दिया गया होता, अल ख्वारिज्म के द्वारा गया होता है। तो इस तरीके से आपको हमने क्या किया कि 29 जो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो अलग अलग, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस का हो गया, एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, तो हमने 29 क्वेश्चन आपको क्या किया है, यहाँ पे करा दिया है। उससे संबंधित जो जानकारियां थे वो भी हम आपको क्या कर दिए हैं, शेयर कर दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मान लिया कि ये ऑप्शन है तो इब्न रशद, इब्न सीना, इब्न अल हसन, उसके बारे में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे कि हो सकेगा कि नेक्स्ट टाइम में अगर उससे क्वेश्चन बनेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो आज जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री था उससे हमने 29 क्वेश्चन आपको करा दिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट बार जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का होगा, ऋग वैदिक पीरियड का होगा, फिर जैनिज्म बौद्धिज्म का होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मॉडर्न का हो जाएगा, लेटर मॉडर्न हो जाएगा। तो हम पहले एंशियंट को इसी क्रम में कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से 30-35 के रेंज में जो क्वेश्चन होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हम आपसे क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित सारी जानकारियों को आपके साथ क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये काफी आपको हेल्पफुल होगा। इसको आप देखिए और इससे संबंधित जो कुछ भी जानकारियां है उसको और अपने नोट्स में ऐड कीजिए। जब आपका लास्ट टाइम होगा तो उसमें आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये काफी हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा सेशन। इसी तरीके से हम और भी सेशन आपके साथ लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।